मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण, हिंदी व्याकरण को शुरुआत करेंगे और अब मैं आपके बीच में हिंदी व्याकरण की श्रृंखलाएं लेकर के आपके बीच आऊँगा। हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं और यह प्राथमिक कक्षा एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु। इसका अर्थ होता है बोलना और प्रकाशित करना। तो भाषा का परिभाषा हुआ कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका हम अर्थ कह सकते हैं कि बोलना या प्रकाशित करना। हर व्यक्ति अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अपने अंदर की अच्छे बुरे अच्छे विचार, जो भी मन में भाव उठते हैं, जो भी विचार उठते हैं, उसको प्रकट करना है। तो प्रकट करने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक साधन चाहिए, और वो साधन है भाषा। कभी कभी लोग भाषा को बोलकर या अपने भावों को, अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं वह बोलकर और कभी कभी लिखकर करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। कभी कभी वह बोल करके अपने भावों को व्यक्त करता है और कभी कभी लिखकर। मतलब हमारे मन में जो भी विचार है, जो भी हमको कहना है, उसे हम क्या करते हैं? मौखिक भी बोलते हैं और लिखते भी हैं। तो भाषा को व्यक्त करने का बोल करके और लिख करके। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक, अर्थात आप जो बात दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा रहे हैं या जिनके पास आप अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, विचार को रखना चाह रहे हैं, और वह समझ जाता है, आपकी बातों को समझ जाता है, आपके विचारों को समझ जाता है, आपके भावों को समझ जाता है, तो वह साधन क्या है? भाषा है। अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझने के साधन को भाषा कहते हैं। फिर से आप समझिए इसको कि अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भावों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझने के साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात मन के भाव विचार जिज्ञासा, मन के भाव विचार जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। अर्थात अपने मन के भाव विचार जिज्ञासा को जो प्रकट करता है, चाहे वह बोल करके हो चाहे लिख करके हो, वही क्या है? भाषा है। अब आगे हम देखेंगे भाषा के महत्व। भाषा का क्या महत्व है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर देश की अपनी भाषा होती है। कहीं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, जापानी, अरबी, फारसी आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। विश्व की भाषाओं में जनसंख्या के आधार पर चीनी भाषा, जो चीन में बोली जाती है, तो चीनी भाषा
पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा का है और तीसरे स्थान पर हमारा हिंदी भाषा है। तो याद रखने वाली बात है कि अगर विश्व की भाषाओं में, चाहे वह संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, जर्मनी हो, फ्रेंच हो, रूसी हो, अरबी, जापानी, उर्दू, तो इन सब भाषाओं में पहला स्थान चीनी भाषा का है, दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा का है और तीसरा स्थान हिंदी भाषा का है। भाषा का महत्व, भाषा का क्या महत्व है? तो भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन है। भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन है। इसके बिना बोलना लिखना असंभव है। विचारों को प्रकट करना हो या प्रकट किए गए विचारों को समझना हो या ग्रहण करना हो, तो इसके लिए भाषा एक अनिवार्य माध्यम है। अर्थात कि कुछ भी भाषा के बिना हम बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, ये असंभव है। आपके विचार को हमें सुनना है, हमारे विचार या भाव को आपको जानना है, प्रकट करना है, समझना है, तो इसके लिए हमें भाषा का माध्यम चाहिए। भाषा के अभाव में कल्पना बड़ी दुखदाई है। वस्तुतः मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यवहार में इसका प्रतिफल आवश्यकता है। इसके बिना अपने विचार विनिमय या अपने भाव विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान का कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भाषा के महत्व है। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक क्या है और लिखित क्या है? आइए अब हम लोग इस पर बात करते हैं और इसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। अब विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। तो भाषा का जो मूल रूप होता है वह मौखिक होता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, जो हम अपने मुख से बोलते हैं या मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि मौखिक भाषा, भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यह मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। तो याद रखने वाली बात है, कथित भाषा, मौखिक भाषा दोनों एक है। तो जो मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में ध्यान क्या रखा जाता है? ध्वनियों का। किसका ध्यान रखा जाता है? ध्वनियों का। तो मौखिक भाषा में ध्वनियों का ध्यान रखा जाता है। अब मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए वार्तालाप, संवाद, भाषण, वाद विवाद, कहानी या कोई घटना को सुनाना। इन सब वार्तालाप हो, एक दूसरे से बातचीत हो, कोई संवाद करें या हम भाषण करें या कोई घटना हम सुनाएं, तो ये सारे चीज क्या है? मौखिक होते हैं। तो ये हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, लिखित। जब हम अपने भावों को या विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं या लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब अपने विचार, अपने भाव, अपने मन में उमड़े कोई भी बात को हम जब लिख करके प्रकट करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर, मौखिक में ध्वनि की बात हुई, लेकिन लिखित में
ध्वनियों के स्थान पर हम अक्षरों, वर्णों या मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। मात्रा जैसे हर्ष, ही, दीर्घ, ही, क, स, अ, ब, ये वर्ण या अक्षर जो हो गए, इस पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों, अक्षरों और मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पत्र, निबंध, कहानी, घटना, वर्णन। ये क्या है? हम लिखते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो लिखने में हमें अक्षर के कौन सा अक्षर होगा, कौन सी मात्रा होगा, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये जो मात्राएं होती है, हम आगे चल करके जब आपके बीच में वर्ण के पाठ को लेकर के आएंगे तो वहां हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्राओं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो अभी हम केवल देखते हैं कि भाषा बहुत जरूरी है, चाहे वह किसी भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो। अगर हम समझ जाते हैं तो वह हमारे लिए उपयुक्त भाषा होगी, और जो हम नहीं समझ पाए तो हमारे लिए अनुपयुक्त हो गई। तो कुछ ऐसी भाषाएं होती है जो अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करती है, चाहे वह जिस भी भाषा में। और अगर आपका सामने वाला आपके द्वारा व्यक्त किए गए भाषा को समझ जाता है और उसका आपको रिप्लाई कर देता है, वह भी अपनी बात को आपके सामने रखता है, तब वह भाषा एक दूसरे को समझने वाली भाषा होती है। आइए अब हम लोग आगे देखेंगे बोली, उपभाषा और राष्ट्रभाषा। बोली क्या है, उपभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है? तो बोली क्या? भाषा एक व्यापक है और बोली क्या है? एक सीमित है। कहने का अर्थ हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में सीमित लोगों के द्वारा, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में सीमित लोगों के द्वारा जो विशेष बोली बोली जाती है, जो स्थानीय भाषा में होती है, उसे हम बोली कहते हैं। फिर से इसको हम समझते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे कि आप हर क्षेत्रों में कहीं जाते हैं तो आपका भाषा जगह जगह पर बदल जाता है। जैसे आप हर एक किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जाएंगे तो वहाँ का पानी और यहाँ का पानी में अंतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बोली और उनकी बोली में अंतर हो जाता है। आप भी अपने आसपास या कहीं आना जान आप जाते होंगे तो आपको भी भाषा में, बोली में परिवर्तन मिलता होगा। कुछ बोली आपसे मिलता होगा, कुछ बोली आपसे नहीं मिलता होगा। कहने का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में, किसी सीमित स्थान पर वहां के लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में जो बोली जाती है उसे ही हम बोली कहते हैं। कुछ दूरी के अंतराल पर यह बोली बदल जाता है। तो बोली का परिभाषा हो गया, किसी सीमित क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। कुछ दूरी के अंतराल के बाद बोली क्या होती है? बदल जाती है। कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी। ध्यान से सुनेंगे, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब कुछ कोस चलने के बाद आपका वहां का पानी बदल जाता है, वहां का स्वाद बदल जाता है, पानी का मिठास बदल जाता है। कहीं पानी अच्छा मिलता है, कहीं पानी कुछ दूसरे तरह का स्वाद मिलता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बानी, अर्थात बानी का अर्थ हुआ बोली। तो ये थे बोली। आइए अब हम लोग देखते हैं उपभाषा। उपभाषा क्या है? अब देखते हैं हम लोग उपभाषा। उपभाषा क्या है? जैसा मैंने बताया कि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है। लेकिन उपभाषा क्या है? उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा
जो हम बोली आपको बताए थे, तो बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है? विस्तृत होता है। मतलब ज्यादा बोला जाता है, ज्यादा क्षेत्रों में बोला जाता है। अर्थात उपभाषा विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। जब यह भाषा या यह रचना से समृद्ध हो जाती है, जब उपभाषा किसी रचना में समृद्ध हो जाती है, इसे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हो जाता है, तब यह भाषा कहलाती है। फिर से समझेंगे कि उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। अर्थात उपभाषा विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। जब यह रचना से समृद्ध हो जाती है, इसे साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हो जाता है, तब यह भाषा कहलाती है। उपभाषा ही भाषा का गौरव प्राप्त कर लेता है। जैसे अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा जो है वह हिंदी की दो प्रमुख उपभाषाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा क्या है? हिंदी की दो प्रमुख उपभाषाएं होती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र से समझ सकते हैं कोई देश या कोई राज्य, कोई देश या कोई राष्ट्र। तो हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी बोली होती है। तो किसी भी राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा या किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में वहां रहने वाले अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है। फिर से समझेंगे कि जो भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है। जब इसे उस देश का संविधान देश के कामकाज के लिए, कहने का अर्थ है कि जिस भी देश की यह भाषा हो, तो उस देश की भाषा जब राष्ट्र के संविधान के द्वारा देश के या राष्ट्र के कामकाज के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह राष्ट्रभाषा बन जाती है। फिर से समझे कि जो भाषा किसी देश राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है। जब इसे राष्ट्र के संविधान के द्वारा देश के कामकाज के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हमारे भारत देश की, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारे राष्ट्र के अधिकतर क्षेत्रों में बोला जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है। तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश में हिंदी बोलने वाले की संख्या अधिक है और भारत के संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हर देश का, विश्व के हर देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे चीन का चीनी हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो गया। कहने का अर्थ है कि जिस देश ने अपने संविधान के द्वारा अपने राजकाज के लिए, अपने राष्ट्र के राजकीय कार्यों के लिए, सरकारी कामों के लिए जिस भाषा का उन्होंने दर्जा दिया है, जिस भाषा को स्वीकार किया है, वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। तो हर विश्व के हर देशों ने अपनी अपनी राष्ट्रभाषा बनी है। तो जिसमें प्रमुख हमारे देश भारत का राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा है? तो हिंदी है। अब हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या है? जैसा कि
हमारे देश भारत है और हमारे देश में कई राज्य हैं, कई प्रांत हैं। इसी तरह से विश्व के कई देशों में कई छोटे छोटे प्रांत होंगे, छोटे राज्य होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो हमारे देश भारत में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे राज्य हैं और इन राज्यों में जो राजकीय कामकाज के लिए या सरकारी कार्यों के लिए अलग अलग भाषाएं बनी हुई है। तो राज्यों में राजकीय काम के लिए, सरकारी काम के लिए अलग अलग भाषाएं भी होती है या हो सकती है। तो किसी राज्य विशेष में जो भाषा राजकीय कामकाज के लिए स्वीकार किया जाता है, अर्थात उसी भाषा में उस राज्य का काम होता है, ऑफिस का काम हो, सरकारी कार्यालयों का काम हो, तो जो भाषा जिस राज्य में विशेष राजकीय कामकाज के लिए प्रयोग होता हो तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसे फिर से समझे कि राजभाषा क्या है। तो एक राष्ट्र में या एक देश में कई राज्य होते हैं। इन राज्यों में राजकीय कामकाज के लिए अलग अलग भाषाएं हो सकती है। किसी राज्य विशेष में जो भाषा राजकीय कामकाज की होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं तो हमारे झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो हम लोग इसे हिंदी में भी कार्य करते हैं। इसके अलावे अन्य भाषाओं को भी संविधान ने स्वीकार किया है, जैसे उर्दू भी हो गया, ठीक है, अंग्रेजी को भी इन्होंने स्वीकार किया है। तो हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? देश की हिंदी है। हम अपने अगर झारखंड में देखते हैं तो यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। बिहार में हिंदी को भी दर्जा दिया है, उर्दू भी दिया है और अंग्रेजी, अर्थात ये तीनों भाषाओं का उस राज्य में अर्थात बिहार राज्य में सरकारी कामकाज होते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि राजभाषा क्या हुआ? तो राजभाषा राज्यों में राजकीय कामकाज अर्थात सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग में होता है वह भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग यहीं तक। आज मैंने आपको भाषा के बारे में बतलाया कि भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से भाषा हैं। जैसे हमने बोली जाना, राष्ट्रभाषा जाना, राजभाषा जाना, उपभाषा जाना। तो ये सारी बातों को मैंने आपके बीच में रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ, आज का यह आपको जो मैंने भाषा की जानकारी दी, जो व्याकरण मैंने शुरुआत किया, यह शुरुआत आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग यहीं तक, फिर हम आगे आपके बीच में लिपि, व्याकरण और वर्ण, हम 3 विषय को लेकर के फिर आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो में आएंगे, जहां हम लिपि और व्याकरण और वर्ण के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।